नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग, राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज मैं आपके सामने काव्य का अर्थ और स्वरूप इस पर विचार करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत देश संस्कृति प्रधान देश है। इसमें संस्कृति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। संस्कृति के अनेक घटक होते हैं। इन्हीं घटकों के अंतर्गत कला का समावेश होता है और कला में साहित्य या काव्य को एक कला जो है वो माना जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य को एक कला के रूप में ही स्वीकार किया है। अब इस पर हम विचार करें तो काव्य या साहित्य के प्रारंभ को लेकर हमें अनेक प्रकार के मतभेद मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अध्ययन होता गया है उसके नए तर्क सामने आते गए हैं। इन्हीं तर्कों में ऐसा माना जाता है कि काव्य का प्रारंभ अत्यंत प्राचीन काल से लेकर हुआ है, लेकिन उस समय समस्त प्रकार का जो लेखन होता था उसे काव्य के नाम से जाना जाता था। मतलब खास करके आज की साहित्यिक विधाओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार का जो लेखन कार्य होता था उसे काव्य कहा जाता था। और ये काव्य शब्द अत्यंत प्राचीन है। मतलब वैदिक काल से लेकर हमें काव्य शब्द का प्रयोग जो है वो मिलता है। और उस समय अगर हम काव्य को देखें तो काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश जो है वो किया गया है। और इसी कारण उस समय के ग्रंथों का अगर हम विचार करें तो उन ग्रंथों के नाम, चाहे वे गद्य ग्रंथ हो या समीक्षा के ग्रंथ हो, उन ग्रंथों के नाम काव्य शब्द पर रखे गए हैं। जैसे हम जानते हैं आचार्य भामह का काव्यालंकार, आचार्य दंडी का काव्यादर्श, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। तो इन ग्रंथों का आप देख सकते हैं कि इनमें काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और वास्तव में ये ग्रंथ कविता के ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये समीक्षा के ग्रंथ है। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गद्यात्मक ग्रंथ है। इसके बावजूद उसके लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब काव्य शब्द अत्यंत प्राचीन रहा है और शुरुआत में वह गद्य और पद्य दोनों अर्थों का द्योतक रहा है। बाद में साहित्य शब्द निर्माण हुआ। शुरुआत में अगर हम देखें, जब साहित्य शब्द निर्माण हुआ उस समय काव्य और साहित्य दोनों शब्द समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते रहे। लेकिन आगे चलकर साहित्य शब्द अपने उसी रूप में चलता रहा, लेकिन काव्य शब्द जो है उसका अर्थ सीमित होता गया है। क्योंकि भाषा में अक्सर ये होता है कि एक ही शब्द या एक ही अर्थ के दो शब्द एक साथ नहीं रह सकते। और इसलिए अनेक बार ऐसा होता है कि किसी एक शब्द का अर्थ बदल जाता है या व्यापक हो जाता है या सीमित हो जाता है। तो यहाँ यही हुआ है कि साहित्य शब्द उसी अर्थ में रहा, लेकिन काव्य शब्द का अर्थ जो है वो थोड़ा सा सीमित होता चला गया। और आज अगर हम देखें तो साहित्य शब्द का अर्थ है गद्य और पद्य दोनों, लेकिन काव्य शब्द का अर्थ आज हम केवल पद्य के रूप में या केवल कविता के अर्थ में ही लेते हैं। मतलब आज साहित्य शब्द गद्य और पद्य के लिए प्रयुक्त होता है और काव्य शब्द केवल पद्य या केवल कविता के संदर्भ में ही प्रयुक्त होता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में काव्य शब्द का अर्थ गद्य और पद्य दोनों रूप में लिया जाता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने जो भी मत काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के तत्व वगैरह बताए हैं, वे केवल कविता के नहीं है, बल्कि गद्य और पद्य दोनों के संदर्भ में उन्होंने अपने विचार उस संदर्भ में व्यक्त किए हैं। अब ये हुआ उसका थोड़ा सा इतिहास। अब हम काव्य शब्द के अर्थ और साहित्य शब्द के अर्थ पर आते हैं। तो काव्य या साहित्य शब्द का मूल अर्थ अगर हम देखें तो उसका मूल अर्थ है सर्जना या लेखन। सर्जना या लेखन, इसे एक प्रकार से पुनर्सृजन या पुनर्लेखन भी कह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ लिखता है वो अपने अनुभवों पर लिखता है और उसके जो मूल अनुभव है
वो मूल होते हैं और उन्हीं अनुभवों पर आधारित वो उनका पुनर्लेखन करता है या उनकी पुनः सर्जना करता है। इसलिए काव्य को पुनः सृजन या पुनर्लेखन कहा जाता है। वास्तव में ये क्या है? तो विद्वानों का मानना ये कवि का कर्म है। इसलिए कुछ विद्वान कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि का कर्म काव्य है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी अतिव्याप्ति आ गई है, क्योंकि कवि के कर्म अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उन सबको हम काव्य नहीं मान सकते। अगर हम काव्य शब्द पर विचार करें तो काव्य शब्द कु धातु में इच प्रत्यय लगाकर निर्माण हुआ है। कु ये धातु है जिसमें इच संस्कृत का प्रत्यय लगाकर निर्माण हुआ है। इसमें कु धातु का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो करना, बोलना, कलरव करना, अनेक अर्थ है, लेकिन हमारे संदर्भ में ये 2-3 अर्थ हम ले सकते हैं कि करना, बोलना, कलरव करना। तो इस संदर्भ में अगर इसका संबंध हम परिभाषा के साथ जोड़े तो काव्य शब्द का अर्थ होगा जिसमें किया गया है, जिसमें बोला गया है ना। तो दूसरा, काव्य के संदर्भ में और एक विद्वानों ने कहा है कि कवेहा कर्म काव्यम, कवेहा कर्म काव्यम, जो हमने पहली बात कही, कवि का कर्म काव्य है। तो ये भी थोड़ा सा अतिव्याप्ति है। अब काव्य के संदर्भ में आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि कवनीयम काव्यम, कवनीयम काव्यम अर्थात कवि के विचार, कवि के भाव काव्य है। मेदिनी कोश नाम का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में काव्य के संदर्भ में कहा गया है कवेरिदम काव्यम भाव वा इति काव्यम, कवेरिदम काव्यम भाव वा इति काव्यम अर्थात कवि के भाव काव्य या कवि के भावों का जिसमें अंकन होता है वह काव्य है। ये हुए काव्य शब्द को लेकर अलग अलग विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं। अब थोड़ा सा हम साहित्य शब्द की ओर आते हैं। साहित्य शब्द की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो उसमें 3 शब्द है, सम, जमा, हित, जमा, यत। सम, जमा, हित, जमा, यत अर्थात इस संदर्भ में कहा गया है सहितस्य भावः इति साहित्यम, सहितस्य भावः इति साहित्यम अर्थात जिसमें सहित होने का भाव होता है वह साहित्य है। तो इस प्रकार से साहित्य और काव्य दोनों शब्दों पर हम विचार करें तो इन शब्दों पर अलग अलग विद्वानों द्वारा विचार अवश्य किया गया है, लेकिन जितना व्यापक विचार उस पर होना चाहिए उतना अभी तक शायद नहीं हो पाया है। और इसी कारण निश्चित रूप से इन शब्दों को व्यक्त कर पाना या निश्चित रूप से इन शब्दों के अर्थ अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। और इस संदर्भ में अगर हम विचार करें तो सामान्यतः जो कवि या लेखक अपने भाव या विचारों की अभिव्यक्ति जिसमें करते हैं, जिसमें अपने अनुभवों का पुनः सृजन करते हैं, पुनर्लेखन करते हैं, सामान्य अर्थों में हम उसे काव्य या साहित्य कह सकते हैं। इसके लिए ही अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि मराठी में इसे वाङ्मय शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। और इसमें जीवन और जगत के जो अनुभव है, जीवन और जगत की जो अनुभूति है, इन सब का पुनर्लेखन जो है वो साहित्य में किया जाता है। तो इस प्रकार से साहित्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। अब कुल मिलाकर इसको हम देखें तो काव्य शब्द जो मूल अर्थ में हम ले तो काव्य शब्द गद्य और पद्य, तो काव्य के हम 2 भेद मान सकते हैं, एक है गद्य, दूसरा है पद्य। अब दोनों पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो गद्य जो है उसे भी हम फिर से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भेद उसके कर सकते हैं, एक कथन परक गद्य और दूसरा कथेतर गद्य। कथन परक गद्य की अगर हम बात करें तो इसमें कथा मुख्य होती है, यानी इन साहित्य प्रकारों का बेस नींव कथा होती है और इसी कारण कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी ये कथा के बिना चल नहीं सकते, तो ये कथन परक गद्य में आएंगे। और दूसरा एक कथेतर गद्य में जिसका बेस, जिसकी नींव कथा नहीं होगी, वह कथेतर गद्य है। इसमें जीवनी, आत्मकथा,
निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, डायरी या रिपोर्टाज, आलोचना आदि अनेक साहित्य प्रकारों का समावेश होता है। ये सभी गद्य है। रही बात पद्य की, तो पद्य को भी अनेक विद्वानों ने अलग अलग पद्धति से विभाजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन ठोस रूप से अगर देखें तो उसके दो प्रमुख भेद किए जाते हैं। एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य मतलब दीर्घ काव्य, या सामान्य शब्दों में हम उसे बड़ा काव्य कह सकते हैं। उसके भी अनेक भेद है, जिसमें दो मुख्य है, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक काव्य की बात करें, मुक्तक काव्य अर्थात वो छोटा काव्य है, सामान्यतः दो पंक्तियों की रचना से लेकर या दो पंक्तियों की कोई दोहे से लेकर एक 2-4 पन्नों की जो छोटी सी रचना होती है उसे हम मुक्तक काव्य कह सकते हैं। इसके भी अनेक भेद है, जिसमें दो मुख्य है, गीति काव्य और गद्य काव्य। तो इनको भी विचार करें तो महाकाव्य मतलब जो एक बड़ी कथा होगी, एक दीर्घ काव्य होगा, जिसमें सामान्यतः नायक के जीवन से लेकर उसके मृत्यु का, उसके पूर्ण जीवन का वर्णन जो है वो व्यापकता से किया जाएगा। खंड काव्य में उसके जीवन के एकाध अंश का या एक दो अंशों का, एक दो प्रसंगों का ही वर्णन किया जाएगा। यही बात गीति काव्य और गद्य काव्य के संदर्भ में हम कर सकते हैं कि गीति काव्य मतलब जो संगीतात्मक है, जो गेय है या संगीत के आधार पर जिसे गाया जा सकता है, वो गीति काव्य, उसे प्रगीत मुक्तक भी कह सकते हैं। और दूसरा है गद्य काव्य, इसे अगीत मुक्तक कहा जाता है। ये गीतों पर आधारित नहीं है, या ये गीतों के दृष्टिकोण से लिखा नहीं जाता या संगीत के दृष्टिकोण से लिखा नहीं जाता, बल्कि पाठ्य रूप से या केवल पठन के रूप से इसका लेखन जो है वो होता है। लेकिन अब गद्य काव्य के संदर्भ में दो अलग अलग प्रकार के मत है। गद्य काव्य मतलब गद्य और पद्य काव्य मतलब पद्य। इस संदर्भ में भी विद्वान विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन जहां तक काव्य के या पद्य के भेद के रूप में अगर हम देखें तो गद्य काव्य मतलब पाठ्य काव्य, जिसे पठन के लिए लिखा जाता है, और जो संगीत पर लिखा जाता है वह है मुक्तक काव्य। इस प्रकार से सभी प्रकार के भाव या विचारों की जो अभिव्यक्ति है वह काव्य है, या इन सब का समावेश जो है वह काव्य में किया जा सकता है। धन्यवाद।